हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल में। कैसे आप सबके सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका अध्याय 8 चल रहा था मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और इसमें हम पढ़ रहे थे बहुत सारे ऐसे रोगों के बारे में जो जीवाणु जनित होते हैं, विषाणु जनित होते हैं, प्रोटोजोआ जनित होते हैं और हेलमिंथेस कृमि से होते हैं, है ना। और इसी में आपका एक जो टॉपिक रह गया था वो था प्रोटोजोआ जनित रोग, जिसमें आपकी मलेरिया के बारे में पढ़े थे। तो आज की क्लास में हमने देखना है किस तरीके से मलेरिया रोग हो जाता है मनुष्य को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मलेरिया को। सबसे पहले मलेरिया को पढ़ने से पहले आप सभी को मैंने बता दिया है, अगर आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि हमने पढ़ रहे हैं हम किसके बारे में, मलेरिया रोग के बारे में। ठीक है, मलेरिया रोग, रोग का नाम होगा मलेरिया। अगर हम बात करते हैं कि इसके रोग कारक कौन है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे रोग कारक क्या है, यानी कि मलेरिया किस कारण से फैल रहा है, तो याद रखोगी मलेरिया रोग जो होता है वो एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। यानी कि यहाँ पर इस रोग को फैलाने के लिए एक प्रोटोजोआ भाग लेता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, और ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है। यानी कि जो मलेरिया होता है वो एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। लेकिन जो प्लाज्मोडियम होती है इसकी भी एक कौन सी अवस्था होती है जो कि आपकी बॉडी में प्रभाव डालती है, यानी कि इसकी जो संक्रमण स्टेज हम जिसको बोलते हैं, जो संक्रमण स्टेज बोलेंगे, यानी कि संक्रामक अवस्था जिसको बोलते हैं, उस अवस्था का नाम होता है स्पोरोजॉइट। क्या होता है, स्पोरोजॉइट होता है। तो कभी कभी आपसे एक नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था संक्रमित होती है, तो आप सभी को एक नंबर के लिए याद रखना है कि इसकी स्पोरोजॉइट अवस्था यहाँ पर मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार होती है। सभी को क्लियर हो गई है। अब रोग कारक का हमें पता चल गया कि एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है। अगर बात करते हैं इस रोग को फैलाने में, यानी कि रोग वाहक कौन होती है, तो आप सबने बहुत अच्छे से याद रखना है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। ठीक है, क्या नाम बोला है मैंने, मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है, एनाफिलीज मच्छर जो होती है वो इस रोग को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। जब यहाँ पर जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है वो आपको काटती है, ठीक है, तो इस मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में ये जो प्लाज्मोडियम होती है उसकी ये स्पोरोजॉइट प्रवस्था रहती है। जब ये आपको काटेगी तो आपके रक्त में ये स्पोरोजॉइट प्रवस्था प्रवेश कर जाती है और 2 से 3 हफ्तों में आप मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब मलेरिया रोग आपकी बॉडी में होगा, अर्थात ये जो स्पोरोजॉइट प्रवस्था आपकी बॉडी में प्रवेश कर लेती है, तो आपको तुरंत ही सिम्टम नजर नहीं आते, लक्षण आपको तुरंत नहीं दिखेंगे। लक्षण आपको कब दिखेंगे, 2 हफ्ते के बाद आपको तेज बुखार आना स्टार्ट हो जाता है और फिर पता चलता है कि आप मलेरिया रोग से ग्रसित हो गए। तो यहाँ पर आप सभी को ये जानना है, आखिर ये जो इसने जब मच्छर ने, मादा एनाफिलीज मच्छर ने आपको काटा और उसके बाद मलेरिया के जो लक्षण दिखने लगे हैं, ये जो 2 हफ्ते के बाद ये लक्षण दिखने स्टार्ट हुए हैं, आखिर इन 2 हफ्तों के बीच में बॉडी में ऐसी क्या चीजें हुई, क्या क्या इस स्पोरोजॉइट ने आपकी बॉडी में कार्य किए, कौन कौन से यहाँ पर विभाजन किए, वो सब ने हम पढ़ते हैं किसमें, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में, जो कि यहाँ पर आपको 2 प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो होंगे प्रभावित अंग की, ठीक है, ये जो स्पोरोजॉइट प्रवस्था है ये आपके कौन से अंग को प्रभावित करेगी, तो आप सभी को याद रखना है ये प्रभावित करती है आपके लीवर को, और साथ ही साथ आपके जो रेड ब्लड सेल होती है, आरबीसी होती है, उसे यहाँ पर वो इफेक्ट करेगी। और इसके बाद बॉडी को में तेज फीवर आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको ये आपने ध्यान रखना है। अब मेन बात यहाँ पर ये याद रखोगी, जो प्लाज्मोडियम होता है, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, यहाँ पर इसके 2 जीवन चक्र होते हैं। ठीक है, इसके जीवन चक्र यहाँ पर 2 होस्टों में खत्म होता है। अब देखो यहाँ पर इसका अगर जीवन चक्र की बात करेंगे तो इसके लिए 2 होस्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी होस्ट, ठीक है, प्राथमिक होस्ट, और दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, सेकेंडरी पोषी भी हम इसको कहते हैं। यहाँ याद रखने वाली बात आप
सभी को ये है कि जिस भी, देखो जो यहाँ पर प्लाज्मोडियम होता है, इसकी जो हम कह सकते हैं लैंगिक जनन, जो जहां पर भी ये लैंगिक जनन की क्रिया करेगा वो हमेशा इसका प्राथमिक पोषी कहलाएगा। तो आप सभी को याद रखना है प्राथमिक पोषी यहाँ पर कौन होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, कौन होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर, हम इसको कहेंगे कि ये इसकी प्राथमिक पोषी होती है। इतनी बात क्लियर? क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर इसकी कौन सी प्रक्रिया होगी, इसके लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कहाँ होगा, मादा एनाफिलीज मच्छर की मिडगट में होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर हम बात करते हैं इसके द्वितीयक पोषी की, इसके जीवन चक्र की जो द्वितीयक पोषी होता है, यानी कि इसके दो पोषी होते हैं, एक होती है मादा एनाफिलीज और दूसरी अगर बात करते हैं तो वो होता है मनुष्य। ठीक है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन है जिसमें वो अपनी संख्याओं को बढ़ा देता है, तो ये जो अलैंगिक जनन की बात करते हैं ये कहाँ होगा, मानव में होगा। और मानव में भी कहाँ होगा, मानव के लीवर में होता है और मानव की आरबीसी में। यहाँ पर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का क्या पाया जाएगा, अलैंगिक जनन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारे के सारे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये जो प्लाज्मोडियम है इसके जीवन चक्र को पूछ लिया जाता है। तो चलिए फिर इसके जीवन चक्र को थोड़ा सीखते हैं, लेकिन उससे पहले हम रिविजन कर लेते हैं। ये आपको नजर आ रही होगी, ये क्या नजर आ रही है, ये है मादा एनाफिलीज मच्छर जिसके कारण मलेरिया रोग होता है। क्लियर? तो ये एक तरीके की वाहक है, रोग को फैलाने का कार्य कर रही है। अब देखिए सबसे पहले मलेरिया मैंने कहा एक क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। देखिए आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा, इस चैप्टर में आपके पास दो प्रोटोजोआ जनित रोग दिए गए हैं। कौन कौन से है, एक अमीबाइसिस और दूसरा आपका मलेरिया। क्लियर? अब अगर मलेरिया की बात करेंगे तो इसका रोग कारक कौन होगा, तो मलेरिया रोग के प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण ये रोग फैलता है। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम, मलेरिया भी अलग अलग प्रकार का होता है, आप सभी ने ये ध्यान रखना, मलेरिया भी बहुत अलग अलग स्टेज का होता है। तो ये मुख्य तौर से प्लाज्मोडियम की 4 जातियों के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी 4 जातियां होती है इस रोग को फैलाने के लिए। कौन कौन सी होगी, सबको याद रखना है कौन सी, एक होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी होती है प्लाज्मोडियम मैलेरी, तीसरी होगी प्लाज्मोडियम आवेली और चौथी होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम याद रखने, आपको नाम भी क्या है, बहुत बड़ा दिया गया है। ये जो होती है ये यहाँ पर क्या होगी, सबसे गंभीर होती है और घातक होती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे ज्यादा गंभीर मलेरिया को फैलाती है, गंभीर मलेरिया रोग बॉडी में उत्पन्न करेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये आपने याद रखना है, जो घातक होता है, जो जाति घातक होती है उसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, ये घातक मलेरिया को फैलाने में अपनी भूमिका निभाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आगे चले, अगर बात करते हैं हम अब सबसे पहले कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कैसे चलता है। तो आप सभी को मैंने बताया कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, ठीक है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो प्लाज्मोडियम होता है इसका जीवन चक्र 2 पोषियों में होता है। कौन कौन सी होती है, एक होती है मादा एनाफिलीज, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर हो गया, और दूसरा होता है कौन सा, मनुष्य। यही होते हैं दोनों, मनुष्य होता है। ठीक है, अगर मादा एनाफिलीज मच्छर की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन होगा, वो कहाँ होगा, मादा एनाफिलीज में। ठीक है, और मनुष्य के लीवर और आरबीसी में इसका आपको अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आपके एक एक नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम इसके जीवन चक्र को देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाती हूँ, ये सभी को पता है कि यहाँ पर क्या है, मनुष्य है। ठीक है, इसके हाथ की ड्राइंग बनाते जरा अच्छी सी, चलो अच्छी तो बनी नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, और ये क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर है। ठीक है, ये क्या है,
मादा एनाफिलीज मच्छर है। अब देखिए, मैंने कहा आप सभी को, मैंने अभी ये बताया कि जो प्लाज्मोडियम होती है इसकी जो स्पोरोजॉइट प्रवस्था होती है, कौन सी? स्पोरोजॉइट प्रवस्था जो होती है वो क्या होती है? संक्रमित अवस्था होती है। इसी के कारण ही कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। और ये जो स्थित रहती है ये कहाँ रहती है? मादा एनाफिलीज की लार ग्रंथियों में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजॉइट प्रवस्था होती है वो मादा एनाफिलीज मच्छर की कहाँ होंगी? लार ग्रंथि में स्थित होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जब ये मादा एनाफिलीज मच्छर किसी भी मनुष्य को काटती है, ठीक है, माना बाद इसने काट दिया इस मनुष्य को, ठीक है, तो ये स्पोरोजॉइट प्रवस्था इसकी लार ग्रंथि से सीधे के सीधे कहाँ मिल जाएगी? जो मनुष्य का ब्लड होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पोरोजॉइट प्रवस्था कहाँ प्रवेश कर गई? अब मनुष्य के ब्लड में प्रवेश कर गई। क्लियर? और कुछ ही घंटे में, आधे एक घंटे में ये तुरंत आपकी जो भी प्रतिरक्षा तंत्र होगा, क्योंकि जैसे बाहर से कोई नई कोशिका, कोई नई रोग की कोशिका आपकी बॉडी में प्रवेश करेगी तो आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो तुरंत एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, ये स्पोरोजॉइट प्रवस्था बहुत ज्यादा ही तीव्र गति से सीधा कहाँ पहुंच जाती है? मनुष्य के लीवर में पहुंच जाती है। ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगी? लीवर में पहुंच जाएगी, क्योंकि इसने ये कहाँ किससे बच रही है? आपकी बॉडी में आपकी प्रतिरक्षी कोशिकाओं से बच करके तुरंत चली जाती है लीवर में। अब जब ये लीवर में चली जाएगी, ठीक है, लीवर में जाकर के सबसे पहले आप सभी को पता है लीवर में क्या होती है? आपकी सेल्स प्रेजेंट होती है ना? तो आपकी लीवर की सेल्स में क्या जाएगी? ये अपनी आकृति को चेंज करेगी। आप अभी देखोगे मलेरिया में जो ये स्पोरोजॉइट प्रवस्था है ये बार बार अपनी आकृति को चेंज करती है, एक बहरूपिया की तरह बार बार वो अपनी संरचना को बदलेगी, ताकि जो आपकी बॉडी की प्रतिरक्षी कोशिकाएं हो जाए वो एक तरीके से गुमराह हो जाए, वो पहचान ना पाए, इसलिए अपने को बचने के लिए ये लगातार अपने को चेंज करती रहती है। जब ये आपके लीवर में पहुंचेगी तो ये कैसी आकृति की नजर आती है? गोल आकृति, एक बड़ी सी आकृति बना लेती है इस तरीके को। ठीक है, इसे हम कहते हैं साइजॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? साइजॉइंट आकृति कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहां पर साइजॉइंट कोशिका, अब याद रखना है आपने, मैंने कहा कि मनुष्य में जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है उसका अलैंगिक जनन होता है। जब ये साइजॉइंट जो प्रवस्था होती है लीवर में ही यहाँ पर क्या स्टार्ट होना लग जाता है? इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि अब ये क्या कर रही है? अपनी कोशिकाओं को विभाजित कर रही है। स्पोरोजॉइट प्रवस्था अपनी अलैंगिक जनन स्टार्ट करती है तो फिर ये क्या करेंगे? बहुत सारे यहाँ पर स्पोरोजॉइट प्रवस्थाएं बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर साइजॉइंट प्रवस्थाएं बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो बहुत सारा लैंगिक जनन कर दिया है, ये जो अवस्था कहलाती है इसे कहते हैं हम मीसोजॉइंट। ये जो प्रवस्था होगी इसको क्या कहते हैं? मीसोजॉइंट। ठीक है, मीसोजॉइंट प्रवस्था। क्लियर हो गई? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, लगभग यहाँ पर 2 हफ्ते के बाद, ठीक है, लगभग 2 हफ्ते तक ये आपके लीवर में लगातार अलैंगिक जनन की क्रिया करके अपनी संख्या में वृद्धि कर रही है। जितनी ज्यादा वृद्धि होगी ये आपके लीवर को उतना हार्म करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, जब यहाँ पर इसकी संख्या बहुत अधिक बन गई, लगभग 2 हफ्ते हो गए, तो अब ये आपके लीवर को फाड़ करके, यानी कि आपके लीवर की कोशिकाओं को ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे और कहाँ आ जाते? सीधा रक्त में प्रवेश करेंगे। ठीक है, ये क्या है? रक्त है, रक्त वाहिनियां हैं, और उनमें आप सभी को पता है कौन प्रेजेंट होता है? आरबीसीज प्रेजेंट होती है। ये क्या है? आरबीसी प्रेजेंट है। अब ये जो आपकी मीसोजॉइट प्रवस्था है, ये मीसोजॉइट प्रवस्था कहाँ प्रवेश हो गई है? यहाँ आपकी आरबीसी में। और आरबीसी में भी ये अपनी आकृति को कैसे बनाते हैं? मैंने कहा ये लगातार अपनी आकृति को चेंज करते हैं, तो अब ये अपनी आकृति एक रिंग के समान बनाते हैं। इस अवस्था को हम कहते हैं ट्रोफोजॉइट प्रवस्था। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रोफोजॉइट। ठीक है, ये जो प्रवस्था होती है यहाँ पर आरबीसी में ये ट्रोफोजॉइट के रूप में रहती है। अब ये ट्रोफोजॉइट अवस्था क्या करेंगी? वापस से यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा? अलैंगिक जनन होगा। ठीक है, फिर से आरबीसी में भी ये क्या कर रहे हैं? अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, अलैंगिक जनन करेंगे, और फिर वापस क्या होगा? बहुत सारे यहाँ पर क्या होंगे? स्पोरोजॉइट बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्या स्पोरोजॉइट्स का निर्माण हो रहा है, सॉरी मीसोजॉइट का पहले निर्माण होगा। ठीक है,
मीसोजॉइट, स्पोरोजॉइट सब यहाँ पर बनना, वापस से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गए, बहुत सारे मीसोजॉइट बन गए, ठीक है, और इनमें ही क्या होंगे, स्पोरोजॉइट वापस से बन गए हैं। अब देखिए जब यहाँ पर अलैंगिक जनन की क्रिया करी तो वापस क्या बन रहे, स्पोरोजॉइट बन रहे, वापस से क्या कर रहे, ये अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। अब धीरे धीरे आरबीसी में इनकी संख्या बढ़ने लग जाती है, तो ये आपकी आरबीसी को फाड़ देती है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगी, आपकी आरबीसी को फाड़ देती है। फाड़ देने के बाद आपकी जो आरबीसी होती है वो एक तरीके का द्रव रिलीज करती है, ठीक है, एक तरीके का पदार्थ रिलीज करती है जिसे कहते हो आप हीमोजॉइंट, ठीक है, उसे क्या कहते हो आप, हीमोजॉइंट। ये जो हीमोजॉइन होता है, जब ये आपके रक्त में रिलीज हो जाता है तो आपको तेज बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, जैसे ही आपकी क्या होगी, आरबीसी इस स्पोरोजॉइट के द्वारा क्या हो रही है, क्षतिग्रस्त कर दी जाती है, तो आपकी ही आरबीसी क्या कर रही है, एक हीमोजॉइन नामक पदार्थ को संश्लेषित करती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में तेज बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। तो बुखार का रीजन क्या होता है, ये जो हीमोजॉइंट उसने क्या करा है, रिलीज करा है। कॉन्सेप्ट क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप सुनिए, मैंने कहा कि ये प्रथम होस्ट था, ये इसका क्या था, द्वितीयक होस्ट था जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया हुई। अब यहाँ पर जो स्पोरोजॉइट, ये जो प्लाज्मोडियम है स्पोरोजॉइट, इसने क्या करना है, अभी और सारे ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करना है ना, उनको भी संक्रमित करना है। तो यहाँ पर जब 2 हफ्ते हो गए तो उसको लगेगा अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना इलाज करना स्टार्ट कर रहा है, तो वो कोशिश करेगी कि अब मैं क्या करूं, कहीं और शिफ्ट हो जाऊं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपका जो ये स्पोरोजॉइट प्रवस्था है, इसमें क्या होंगे, कुछ मेल गैमेट्स होते हैं, कुछ फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं और कुछ कैसे होंगे, फीमेल गैमेट्स होंगे। तो अब यहाँ पर जो प्रवस्था बनेगी, ठीक है, यहाँ पर इनके क्या होंगे, युग्मकोद्भिद प्रवस्थाएं रहती है, ठीक है, कौन सी रहती है, युग्मकोद्भिद प्रवस्था रहती है। वो कहाँ स्थित है इसकी, आरबीसी में। ह्यूमन की कहाँ है, आरबीसी में प्रेजेंट है, ह्यूमन आरबीसी में अभी इसकी युग्मकोद्भिद प्रवस्था है। और युग्मकोद्भिद में दोनों युग्मक प्रेजेंट हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, ठीक है, मेल गैमेट भी प्रेजेंट हो सकता है और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है, क्या रहती है, फीमेल गैमेट भी यहाँ पर क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी। अब देखिए जब यहाँ पर जिस व्यक्ति को शुरू में उस मादा एनाफिलीज मच्छर ने काटा था, वापस से कोई और मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर उसी व्यक्ति को दोबारा काटेगी, ठीक है, दोबारा क्या होगा, इसी व्यक्ति को किसी और मादा एनाफिलीज मच्छर ने काटा, ठीक है। और अभी ये वाला जो व्यक्ति है ये कैसा है, मलेरिया रोग से ग्रसित, मलेरिया रोग से ग्रसित व्यक्ति है ये, ठीक है, रोग से ग्रसित व्यक्ति है और कोई और मादा एनाफिलीज मच्छर क्या कर रही है, इस मलेरिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को वापस आकर के काट रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इस टाइम पर आपको अलग क्रिया देखने के लिए मिलेगी। तो अभी मनुष्य के रक्त में कौन सी प्रवस्था प्रेजेंट है, इसकी स्पोरोजॉइट प्रवस्था प्रेजेंट है ना, जिसमें क्या है, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी है। तो जब यहाँ पर क्या होगा, मच्छर रक्त को चूसेगी तो यहाँ इसकी गट्स में क्या आ जाएंगे, रक्त के साथ साथ इसकी गट्स में यहाँ पर ये जो इसके युग्मकोद्भिद प्रवस्था है प्लाज्मोडियम की, वो प्रवेश कर जाएगी, कहाँ पर, मिडगट में, ठीक है, मिडगट में। अब मिडगट में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होगा, ठीक है, कौन सा, जो मेल गैमेट होगा और फीमेल गैमेट की बात कर रहे हैं, फीमेल गैमेट होंगे, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्टिलाइज के पश्चात ये किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करेंगे, ठीक है। जाइगोट फिर किस में चेंज होगा, गट्स में ही, ये स्पोरोजॉइट प्रवस्था में चेंज हो जाएगा, वापस से कौन सी अवस्था आ गई, स्पोरोजॉइट प्रवस्था आ गई। अब जो ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर थी, अभी तक इसमें क्या था, कोई भी स्पोरोजॉइट प्रवस्था नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसने किसी रोग ग्रसित मलेरिया व्यक्ति को काट दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये स्पोरोजॉइट प्रवस्था उसकी मिडगट में आ गई और अब ये स्पोरोजॉइट प्रवस्था इसकी भी लार ग्रंथि में आ जाएगी, ठीक है। अब जो स्पोरोजॉइट प्रवस्था अब ये वाली इस दूसरी मच्छर में
आ गई, दूसरी मादा एनाफिलिस मच्छर की लार ग्रंथि में आ गई। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये मादा एनाफिलिस फिर किसी और मच्छर को किसी और मनुष्य को काटेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या चल रहा है, ये पूरा का पूरा इसका प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल चल रहा है। तो आपने क्या देखा, जब हमने मनुष्य की बात करी तो उसमें हमने देखा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया भी, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो कहाँ कहाँ हुआ, एक तो उसके लीवर में और एक उसकी आरबीसी में, ठीक है। और इसलिए हम मनुष्य को क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया रोग है, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, इसका द्वितीय पोषी कहते हैं, क्योंकि इसमें अलैंगिक जनन की प्रोसेस होगी, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर देखा मादा एनाफिलिस मच्छर में, तो इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, और ये जो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ये क्या, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाता है, जो कि कहाँ हुआ है, मादा एनाफिलिस मच्छर की गट्स में हुआ है। और यहाँ पर इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको जो मादा एनाफिलिस मच्छर होगी इसको हम कहते हैं, ये क्या होगा, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होगी उसका प्रथम पोषी कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इस तरीके से मलेरिया रोग फैलता है। अब आप डायग्राम में भी आसानी से देख सकते हो इस तरीके से, बाकी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो इनको अच्छे से, ठीक है। डायग्राम में आपको एक बार दिखा देती हूं कि डायग्राम, चलिए आप डायग्राम बना सकते हो अच्छे से, ठीक। तो ये इस तरीके से आपने पूरा क्या करना है, आप सभी ने ये पूरे प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र दिखाना है। क्लियर। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।